हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीड लेवल 1 के साइंस की सिलेबस को, जिसमें से हमने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे 5वें टॉपिक के बारे में, और इसमें से भी स्पेशली हम पढ़ेंगे गति के नियम, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर हमने गति को ही कंप्लीट किया है। तो पहले हम गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और देन बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हमने 1 से लेकर के 4 तक के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये चारों चैप्टर हमने एनसीईआरटी बुक्स में जो कि वर्तमान के अंदर आरबीएसई बोर्ड के अंदर चल रही है, उनसे हमने कंप्लीट किए हैं। और ये जो आगे वाले चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आप इन चैप्टर को पहले प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम देखेंगे गति के नियमों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक गति के नियम। गति के नियम वाला टॉपिक आपके 9th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया गया है, और 7th में भी था, जिससे हमने गति को कंप्लीट किया था। अब हम गति के नियमों को देखेंगे। गति के नियम। किसी भी वस्तु की गति को वर्णित करने के लिए आइजैक न्यूटन ने गति के 3 मौलिक नियम दिए थे। ठीक है। और इन्होंने इसको प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। और इसके 3 मौलिक नियम कौन से हैं? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। इसमें से हमको ये ध्यान में रखना है कि गति के नियम दिए किसने हैं? आइजैक न्यूटन ने। कौन सी पुस्तक के अंदर? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के अंतर्गत। कब दिए थे? 1679 के अंदर। कौन कौन से नियम होते हैं? गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ओके, शुरू करते हैं। फर्स्ट, जो गति का प्रथम नियम है उसको, इसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह है प्रथम नियम, जो कि आइजैक न्यूटन ने प्रथम नियम दिया था। तो ये गैलीलियो के कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया था, इसलिए इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है। और जड़त्व का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम के अंतर्गत जड़त्व गुण जो होता है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए इसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। देखते हैं इस नियम के अंदर क्या कहा गया है। इस नियम के अनुसार यदि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गतिशील ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यही गुण जड़त्व होता है। और जड़त्व क्या होता है? ये परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध होता है। ठीक है। यानी कि इस नियम के अनुसार ये कहा गया है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक गतिशील बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करे। ठीक है। यानी कि ये अपने परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, और यही गुण इसका जड़त्व कहलाता है। ओके। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि बस के अचानक रुकने पर धक्का लगना। अब बस जब गतिशील होती है तब उसके साथ साथ उसके अंदर बैठे हुए यात्री का शरीर भी उसके साथ साथ गतिशील होता है। लेकिन जैसे ही बस को ब्रेक लगा करके, यानी उस पर बाह्य बल लगाया गया और उसको रोका गया, लेकिन जो उसमें बैठा हुआ यात्री उसको थोड़ी रोका गया है, तो अचानक से यात्री वो आगे की तरफ उसको धक्का लगता है। ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फल लगी डाली को हिलाने पर फलों का गिरना। फल लगी हुई डाली जब तक वो स्थिर होती है तब तक उस पर फल लगे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर बाह्य बल लगा करके उसको हिलाया जाता है तो फल टूट करके नीचे गिर जाते हैं। ये भी किसके कारण हो रहा है? जड़त्व के कारण हो रहा है। ठीक है। और इस नियम से हमको बल की परिभाषा का ज्ञान होता है। यानी कि प्रथम नियम से हमको बल की परिभाषा का पता चलता है। यानी कि अभी हमने देखा था ना कि जब कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करे, और कोई वस्तु तब तक गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करे। और ये बाह्य बल ही क्या होता है? बल होता है। इससे हमको बल की परिभाषा पता चल रही है। ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट है इसका कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है। यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि एक ट्रक और एक कार में से किसका जड़त्व ज़्यादा होता है? ठीक है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा? ट्रक का ज़्यादा होगा या कार का? तो ट्रक का ज़्यादा होगा, तो जड़त्व भी किसका ज़्यादा होगा? ट्रक का ही ज़्यादा होगा। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं गति का दूसरा नियम। इससे पहले हम कुछ जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, जैसे कि विस्थापन। विस्थापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है उसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, ए से चल कर के बी तक वो गति करती है। ठीक है, इसके जाने का ये पथ था, ए से लेकर के बी तक ही यह है, इस तरह से इस पथ से होते हुए गति करके बी पर पहुंचती है। तो ये यहाँ से चल कर के ये जो दूरी गई, ये तो इसकी दूरी हो गई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ये जो सीधा पथ होता है उसको हम विस्थापन कहते हैं। यही तो कहा गया है यहाँ पे कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा उसका विस्थापन कहलाती है। ओके, और यहाँ पे जो ये सीधी रेखा है वो तो विस्थापन हो जाएगी, और बाकी ये जो चल करके गई है दूरी वो कौन सी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। ओके, विस्थापन एक तरह की दूरी ही होती है, तो इसका SI मात्रक भी मीटर हो जाएगा। ओके, और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेग। वेग यानी कि वेलोसिटी। किसी भी गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन होता है। यानी किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो तो विस्थापन होता है, तथा गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। यानी कि समय के साथ विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को वेग कहते हैं। यानी कि वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। ओके, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन को हम मीटर लिखते हैं, समय को सेकंड लिखते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ओके, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, वेग एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि जिसके अंतर्गत दिशा साथ में दर्शाई जाती है तो वो सदिश राशि हो जाती है। औसत वेग बराबर क्या होगा? औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। ओके, आगे हम देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण, इसको हम एक्सीलरेशन लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसको हम ए से ही दर्शाते हैं, और ये भी सदिश राशि होती है, इसलिए ऊपर वेक्टर से हम इसको शो करते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? कि किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा उसको हम त्वरण कहते हैं, और विस्थापन में परिवर्तन होगा वो वेग कहलाता है। ओके, तो वेग बराबर तो था विस्थापन अपॉन समय, और त्वरण बराबर हो जाएगा वेग अपॉन समय। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, और इसको हम ए वेक्टर से शो करते हैं, बराबर वेग में परिवर्तन यानी कि dv, और वेग भी एक सदिश राशि है तो उसके ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा, अपॉन में dt यानी कि समय के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेग अपॉन समय। वेग का मात्रक क्या था? मीटर अपॉन सेकेंड। जब हम मीटर अपॉन सेकेंड ऊपर रख करके नीचे परिवर्तन का समय यानी कि सेकंड में आएगा यहाँ पे भी समय, तो विस्थापन अपॉन समय इंटू समय, यानी कि 2 बार समय यानी कि सेकंड सेकंड हो गया तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाता है। ओके, त्वरण और मंदन ये दो शब्द होते हैं। त्वरण क्या होता है? किसी भी वेग वस्तु के वेग का बढ़ना त्वरण कहलाता है, और मंदन किसी भी वस्तु के वेग का घटना ये मंदन कहलाता। आज गति का जो द्वितीय नियम होता है ये किसी भी वस्तु पर लगने वाले जो बल होता है उसको मापने की विधि हमको बताता है। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का त्वरण जो कि परिणामी बल के समानुपाती होता है, किसी भी वस्तु का त्वरण परिणामी बल के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, त्वरण जो होता है इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दोनों को जब हम मिला देंगे तो ए समानुपाती F अपॉन में आ जाएगा M। ओके, और यानी कि A बराबर F अपॉन M होता है। ओके, और जब हम F को बाहर की साइड निकालेंगे तो F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यानी बल बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इसका अगर हम मात्रक देखें यहाँ पे बल का, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड -2, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं जिसको कैपिटल से शो करते हैं। अगर हम इसको संवेग के पदों में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे कि संवेग इज इक्वल टू यानी कि P बराबर m इंटू वी। ओके, m तो द्रव्यमान ही रहेगा, लेकिन त्वरण जो है वेग के रूप में आ जाएगा यहाँ पे संवेग के पदों में, और संवेग के रूप में इस यानी कि
ये जो संवेग राशि होती है इसको भी न्यूटन जो था उन्होंने ही इसको प्रस्तुत किया था। इसलिए इसी नियम के अंतर्गत इसको भी पढ़ते हैं कि संवेग जो होती है P बराबर mv होता है, जहाँ पे P संवेग होता है, m द्रव्यमान होता है, v वेग होता है। यहाँ पे संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि किलोग्राम तो हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक, और इंटू वेग, वेग क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सेकेंड को जब हम ऊपर लाएंगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, और इसी नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे कोई भी दो वस्तुएं गति करती हुई आपस में टकराती हैं, तो टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। संवेग क्या हो जाएगा इसका, P इज इक्वल टू एम ए यू ए। ओके, और दूसरी जो वस्तु उधर से आ रही है उसका एम बी और यू बी हो जाएगा। तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये तो हो जाएगा टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, यानी टकराने के बाद उसका वेग वी ए हो जाता है और दूसरी जो वस्तु थी उसका वी बी हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है, इसलिए इसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि त्वरण और जो परिणामी बल होता है उसकी दिशा एक ही होती है, यानी कि जो त्वरण उत्पन्न होता है और जो परिणामी बल लगता है दोनों की दिशा एक ही होती है, और किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर लगे हुए बाहरी असंतुलित बलों के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दिशा और बल की दिशा एक ही होती है, संवेग में जो परिवर्तन होता है और जो बल लगता है उन दोनों की दिशा एक ही होती है। द्वितीय नियम से हमें किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। ओके, इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होता है कि क्रिकेट के जो खेल मैदान के अंतर्गत जब खिलाड़ी के गेंद को कैच करता है तब उसके साथ साथ हाथों को भी पीछे की साइड ले जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब पीछे ले जाता है, गेंद के साथ साथ हाथों को पीछे ले जाता है, तो गेंद जो होती है अचानक से तो उसका वेग शून्य हो नहीं सकता, तो पीछे ले जाते वक्त उसका समय जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसमें उसको वेग जो होती है वो शून्य हो जाता है, और उससे जो होती है संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, और इससे उस जो गेंद का प्रभाव है उसके हाथों पर कम होगा और चोट आने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो ऊंची कूद वाले मैदानों के अंतर्गत जो खिलाड़ियों के लिए या तो बालू वगैरह बिछाई जाती है और या फिर कुशन वगैरह बिछाया जाता है, ताकि खिलाड़ी जो होती है उसको चोट नहीं पहुंचे। वो इसलिए इनमें इनका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये अंदर की तरफ आसानी से धस सकती है और धसने में समय लगेगा, और जो समय लगने से क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, और इससे जो चोट आने का वगैरह चोट का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा सेकेंड नियम कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं तृतीय नियम को। गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके अंदर एक तो क्रिया बल होता है और एक प्रतिक्रिया बल होता है, दोनों साथ साथ ही कार्य करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो दोनों साथ साथ ही कार्य करती हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर जो होती है तात्क्षणिक बल लगाती है। ठीक है, ये दोनों बल समान होते हैं, परिमाण में दोनों बल समान होते हैं, लेकिन दोनों दिशा के अंदर विपरीत होते हैं। यानी कि क्रिया बल अगर ऐसे लग रहा है तो प्रतिक्रिया बल उसकी विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि दोनों बल सदैव समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, और ये दोनों बल जो होते हैं सदैव युगल रूप में लगते हैं। यानी कि जहाँ पे क्रिया बल लग रहा होता है वहाँ पे प्रतिक्रिया बल भी लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ ही कार्य करती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, इसमें ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि रॉकेट का नोदन कौन से नियम को फॉलो करता है, तो आपको बताना है कि गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। ठीक है, जब ये आगे बढ़ता है तो धुआं जो होता है या फिर इसकी गैस वगैरह होती है वो पीछे की साइड निकलती है, तो ये जो कि उसको आगे धकेलने में मदद करती है। इसी प्रकार से तैरने के लिए जो तैराक वगैरह होते हैं वो पानी को पीछे की साइड धकेलते हैं, ये भी इसी नियम का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से ऊंचे से कूदने पर चोट लगना, यानी कि ऊंचे से कूदते हैं तब उससे जो चोट लगती है वो भी, यानी कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार से बंदूक से गोली दागने पर जो धक्का महसूस होता है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। और नाविक के आगे की ओर कूदने पर नाव का पीछे की तरफ गमन करना, ये भी किसका है, क्रिया प्रतिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, क्योंकि इसमें चैप्टर में हमने वेग को पढ़ा था, इसलिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया की सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, ये कौन सा नियम है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि गति का तृतीय नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, यानी कि ये गति का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। तो हमने जब न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा को बताता है, और सेकंड नियम बल को मापने की विधि बताता है। तो दोनों में ध्यान में रखना है कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा यानी कि बल को परिभाषित करता है, और द्वितीय नियम हमको बल को मापने की विधि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई गाड़ी को रोकना कठिन है क्योंकि? चलती हुई गाड़ी को रोकना कठिन क्यों है? तो ये जड़त्व के नियम के कारण होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो गति का प्रथम नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, या फिर यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए, यानी कि वो उसमें जड़त्व का गुण होता है जिससे वे अपने परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे चल रही है गाड़ी और उसको रोकना इसलिए कठिन है क्योंकि वो गतिशील ही बनी रहना चाहती है, यानी कि ये जड़त्व के नियम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो हमने पढ़ा था कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, और अगर पूछा जाए विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है तो वो वेग होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है तो वो त्वरण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है? गति के प्रथम नियम को जब हमने पढ़ा था तब वहां पे जड़त्व के बारे में ये पढ़ा था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तीन टॉप ये पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से हमको ये बताना है कि किसका जड़त्व ज्यादा होता है। फर्स्ट दिया गया है एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। तो हमको पता है कि रबड़ का जो गेंद है वो हल्का होगा किसके कंपैरिजन में? पत्थर के कंपैरिजन में, यानी कि यहाँ पे पत्थर का द्रव्यमान अधिक होगा, तो जड़त्व भी किसका अधिक होगा? पत्थर का ही अधिक होगा। तो यहाँ पहले का आंसर आ जाएगा उसी आकार के पत्थर, यानी कि इन दोनों में से जड़त्व ज्यादा किसका होगा? पत्थर का होगा। नेक्स्ट है एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। तो साइकिल के कंपैरिजन में और रेलगाड़ी के कंपैरिजन में, इन दोनों में से साइकिल और रेलगाड़ी दोनों में से रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए जड़त्व भी रेलगाड़ी का अधिक होगा। नेक्स्ट है 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपए का सिक्का। तो आपने देखा होगा कि 1 रुपए का सिक्का तो हल्का होता है और 5 रुपए का सिक्का थोड़ा सा मोटा होता है, यानी कि दोनों में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो 5 रुपए के सिक्का जो होता है उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसलिए जड़त्व भी इसी का ज्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? तो किसी भी पेड़ को जब हम तीव्रता से हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां झड़ जाती है, वो स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण झड़ती हैं, क्योंकि जो पत्तियां स्थिर थी वो स्थिर ही बनी रहना चाहती हैं, इसलिए स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण वो इसको हिलाने पर झड़ जाती हैं। इसी प्रकार जब किसी भी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है या झाड़ा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, ये किसके कारण होता है? तो ये भी विराम अवस्था के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज के द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमे होती है क्योंकि? यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज जब गेंद को जब मारता है तब वो तो पर्याप्त प्रयास से ही मारता है। ठीक है, तो ये इसका कोई रीज़न नहीं है कि वो कैसे रोकती है। ओके, सेकंड है
वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो ये भी रोंग हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बल जो होता है वो त्वरण के समानुपाती होता है। ठीक है, त्वरण जो होती है उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे वेग जो होता है वो गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती नहीं होता है, तो ये रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। तो ये सही होगा, क्योंकि देखिए जब गेंद लुढ़कती है तो उसकी वो क्रिया करती जा रही है, और उसके विपरीत में क्या प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके विपरीत में प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है, जो कि उसको रोकने का कार्य करेगा। तो ये वाला सी पॉइंट सही है कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत भी एक बल कार्य कर रहा है, यानी कि प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है, जो उसको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो इसका संवेग हमने पढ़ा था कि संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी p इज इक्वल टू m इंटू वी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे द्रव्यमान m दे रखा है और वेग v दे रखा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू वी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो जब हम दोनों का वैल्यू रखेंगे तो संवेग आ जाएगा p इज इक्वल टू m इंटू वी। अगर इसकी जगह कोई वैल्यू दे रखी होती हमको कि इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और इसका वेग इतना है, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका संवेग निकाल लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि नाविक के आगे की ओर कूदने पर नाव पीछे की ओर गति करती है, गति का तृतीय नियम। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गति के तृतीय नियम को फॉलो कर रहा है क्या। तो बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि नाविक जब आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की तरफ जाती है, यानी कि वो आगे क्रिया करता है तो प्रतिक्रिया बल उसको पीछे की तरफ कार्य करता है। तो ये गति का तृतीय नियम है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन है, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद, यानी और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। आगे दे रखा है संवेग संरक्षण नियम, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग बराबर होता है, ये संवेग संरक्षण का नियम है क्या। तो बिल्कुल यही पढ़ा था हमने कि संवेग संरक्षण का नियम, जब दो वस्तुएं टकराती है तो टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों बराबर ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। नेक्स्ट है कि वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का ही गुणनफल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। और नेक्स्ट है, किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो हमने यही तो पढ़ा था संवेग संरक्षण के नियम में कि किसी भी निकाय का विलग निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। ओके, नेक्स्ट है, वस्तुओं के द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व बिल्कुल यही होता है, वो अपनी जो भी स्थिति होती है, गति की जो भी अवस्था होती है उसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ये जड़त्व का गुण होता है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बस की छत पर रखे हुए सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो ये भी स्थिर अवस्था की जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है, सामान को इसलिए बांधा जाता है क्योंकि बस की गति के साथ में गतिमान ही रहना चाहता है, लेकिन जब बस रुकती है तो गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण वो आगे खिसक कर गिर सकता है, इसलिए ऐसा हम करते हैं कि सामान को बांध देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके इस सिलेबस को एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, और ये जो आपका फोर्स वाला चैप्टर है या टॉपिक है, ये आपकी 8th क्लास और 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है। वहीं से हमने इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट किए हैं, जिन्हें आप भी नोट कर सकते हैं। और सबसे पहले हमको इनका बेसिक समझना होता है, तो ये बेसिक ही होता है एनसीईआरटी में दिया गया, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स बल को। देखिए, बल क्या होता है। बल वे भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, वो बल कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऐसी भौतिक राशि जो किसी भी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती है। यांत्रिक स्थिति बोले तो यानी कि किसी वस्तु की, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गतिशील बना दी, या गतिशील अवस्था में है तो उसको रोक दी। ठीक है, यानी स्थिर कर दी, या फिर गतिशील वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर दी, या फिर वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर दी। तो इस प्रकार का जो भौतिक राशि होती है
तो उसको हम बल कहते हैं। ठीक है, बल एक सदिश राशि होती है, इसको हम F वेक्टर से दर्शाते हैं। किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण तथा खिंचाव यानी कि अपकर्षण को हम बल कहते हैं। बल के अंतर्गत किसी भी वस्तु पर अगर बल लग रहा है तो उसके बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु पर कार्यरत बल के लिए हमको आरोपित बल की दिशा, आरोपित बल का परिमाण और उस बिंदु की स्थिति का ज्ञान जिस पर बल लग रहा है। तो किसी भी बल के लिए हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आरोपित बल की दिशा यानी कि जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, कितने परिमाण का बल लग रहा है और किस बिंदु पर या किस पॉइंट पे बल लग रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक जो होता है एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, तीनों पद्धति के अंतर्गत अलग अलग होता है। जैसे कि एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन और इसी को हम किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, यानी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन नाम देते हैं और इसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति के अंतर्गत इसका मात्रक डाइन होता है, DINE डाइन। ठीक है, और एफपीएस पद्धति के अंदर इसका मात्रक होता है पाउंडल। ओके, न्यूटन जो होता है इसको हम 10⁵ डाइन के बराबर मानते हैं। यानी कि एक न्यूटन का जो बल होता है उसको डाइन में कितना होता है वो, तो वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और एक पाउंडल कितने डाइन के बराबर होता है, तो एक पाउंडल 13,825.7। ठीक है, 13,825.7 डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन, इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर इज प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, यानी कि एक न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर या किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे तो वो बल 1 न्यूटन बल होता है। क्या कहा गया है कि 1 न्यूटन बल जो होता है किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे वो 1 न्यूटन होता है। ठीक है, बल की विमा क्या होती है। बल की विमा जो होती है इसके फॉर्मूले से निकलती है। विमा होती है इसकी m1L1T-2। देखिए ये कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि बल का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है m×a, यानी कि बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग अपॉन समय। ओके, अब हम वेग के बारे में जानते हैं कि ये विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। तो विस्थापन अपॉन समय, वेग विस्थापन अपॉन समय था और त्वरण वेग अपॉन समय है। यानी त्वरण को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको और आगे डिवाइड कर दिया तो ये विस्थापन हो गया और अपॉन में ये समय हो गया। ठीक है, यानी ये वाली टर्म अब खत्म हो गई, इसकी जगह हम विस्थापन अपॉन समय लिख सकते हैं। तो इसके साथ में जब हम लिखेंगे तो यानी कि इन दोनों को मिक्स करके जब लिखेंगे तो वेग की जगह तो क्या आ जाएगा, विस्थापन अपॉन में आ जाएगा समय इंटू समय। ठीक है, यानी त्वरण इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन में समय इंटू समय। ओके, विस्थापन यानी कि लंबाई होती है तो इसको L से शो करेंगे और समय यानी सेकेंड में लेते हैं तो S इंटू एस। ठीक है, यानी कि समय का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समय का स्क्वायर हो जाएगा और लंबाई तो ऐसे कैसे रहेगी। और जब भी हम किसी भौतिक राशि की विमा लिखते हैं तो उसके अंदर 3 फैक्टर लिखते हैं, एक द्रव्यमान का, एक लंबाई का और एक समय का। ठीक है, यानी m द्रव्यमान के लिए आता है, L लंबाई या विस्थापन के लिए आता है और T समय के लिए आता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान m, एक m है तो द्रव्यमान क्या है, m। ठीक है, द्रव्यमान m है तो इसको हम m1 से दर्शाएंगे। और त्वरण जो होता है इसके लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला है लंबाई अपॉन में एस स्क्वायर, यानी कि लंबाई तो ऊपर ही है तो L1 आ जाएगी और समय नीचे से जब हम किसी भौतिक राशि को ऊपर ले जाते हैं तो उसमें से माइनस यानी कि जो घात होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। माइन जब ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड -2, यानी इन दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो m1L1 T-2, क्योंकि हमको समय को किस में लिखना है, T में लिखना है। ठीक है, तो T-2 हो जाएगी। यही हमने इसके बल की विमा देखी है कि m1L1 T-2।
और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। कई सारे न्यूमेरिकल भी इस पे दिए जा सकते हैं, जैसे किसी का द्रव्यमान दे दे और त्वरण दे दे और पूछे बल कितना होगा, या फिर बल दे दे द्रव्यमान दे दे पूछे त्वरण कितना होगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। बल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिनको हम जान लेते हैं पहले। यानी कि बल के कारण किसी भी वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन संभव हो सकता है। बल से किसी भी वस्तु की त्वरण या मंदन उत्पन्न हो सकता है। यानी बल से किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, जो हमने पहले ही देखा था कि यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। और बल से वस्तु के अंतर्गत त्वरण भी उत्पन्न किया जा सकता है और उसको मंदन यानी कि रोका भी जा सकता है। बल के कारण वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन हो सकता है। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अनोन्य क्रिया होनी आवश्यक है। यानी कि बल दो वस्तुओं के बीच ही लग सकता है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच, यानी कि जैसे अगर हम इस पे किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो एक तो हम हो गए और एक वस्तु हो गई। यानी कि दो वस्तुएं तो होनी चाहिए उसके अंदर, तभी उसके अंतर्गत जो होती है बल लग पाता है। ठीक है। और वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक नहीं है। जैसे कुछ बल होते हैं जिसके अंतर्गत छूना आवश्यक नहीं होता, जैसे कि चुंबकीय बल होता है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए, यानी जैसे कोई चुंबकीय पदार्थ है तो उस पर बल लगाने के लिए चुंबक के द्वारा उसको स्पर्श करना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है। ऐसे ही स्थिर वैद्युत बल जो कि आवेशों के मध्य लगता है, तो इसके अंदर भी छूना आवश्यक नहीं होता है। किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा के अंतर्गत लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगा रहे, जैसे ये वस्तु है, इस पर कोई F1 बल लग रहा है और इसी दिशा से F2 बल भी लग रहा है, तो जब एक ही दिशा से दोनों बल लगते हैं तो परिणामी बल दोनों बलों का योगफल होगा। यानी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा। लेकिन यदि विपरीत दिशा में बल लगने पर कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। यानी कि ये वस्तु है, इस पे एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, तो दोनों बल जब लग रहे हों तो वस्तु उस दिशा में गति करेगी जिधर परिणामी बल ज़्यादा होगा। यानी कि यदि F1 ज़्यादा है तो ये वस्तु इस दिशा में गति कर जाएगी, और यदि F2 ज़्यादा है तो ये वस्तु इस दिशा में गति कर जाएगी। यानी कि जो परिणामी बल होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। या F इज इक्वल टू F1 माइनस F2 हो सकता है, या फिर F2 माइनस F1 हो सकता है। यानी जो ज़्यादा बल होगा उसको हम पहले लिख के दोनों का अंतर देख सकते हैं। ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो और वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो बलों की संतुलन की स्थिति कहलाती है। यानी कि अगर किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हो और वस्तु फिर भी स्थिर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बल है वो संतुलन की स्थिति में लग रहे हों। तथा यदि कार्यरत बल संतुलन की स्थिति में नहीं हों तो वस्तु परिणामी बल की दिशा में गति कर जाएगी। यानी कि जब सारे बल जो होते हैं वो संतुलन की स्थिति में नहीं लग रहे हो तो वस्तु जिधर ज़्यादा बल होता है उसी दिशा के अंतर्गत वो गति कर जाती हैं। जैसे अगर किसी वस्तु पर इधर से 2-3 बल लग रहे हैं और इधर से जो होती एक दो ही बल लग रहे हैं, तो वस्तु इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो इसी दिशा में गति कर जाएगी। ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल बदली जा सकती है। यानी कि अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसको हम रोक सकते हैं, और अगर कोई स्थिर वस्तु है तो उसको हम गतिशील पे बना सकते हैं, यानी कि चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, और यदि लगाया गया बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है। एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता उसकी परिमाण से मापी जाती है। नेक्स्ट है एक बल के बारे में बताया हुआ है कि समांगी बल क्या होता है। कि जब किसी वस्तु पर अगर दो या दो से अधिक बल लग रहे हों, यानी कि जब दो या दो से अधिक बल किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत हों, किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत हों, तो इन बलों को हम समांगी बल कहते हैं। ठीक है। और समांगी बल के बारे में 2-3 फैक्टर और ध्यान में रखना है कि यदि एक ही दिशा के अंतर्गत कार्यरत दो समांगी बल अगर होते हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई बल एक ही दिशा में लग रहे हों तो परिणामी बल दोनों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि एक ही दिशा के अंतर्गत जब लग रहे होते हैं बल तो उनके बीच में कोई कोण नहीं बनता है। तो यानी कि एक ही दिशा के अंतर्गत अगर एक बल ऐसे लग रहा है तो दूसरा उसी के साइड में ऐसे लगता है, तो यानी कि 0 डिग्री का कोण बनता है वहाँ पे
यानी कि कोई भी कोण नहीं बनता है, यानी 0 डिग्री का मतलब है कोई भी कोण नहीं बनता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जो रिजल्टेंट फोर्स होता है यानी कि एफ आर, वो दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन यदि एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत दो समांगी बलों का परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, यानी कि अगर एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है, यानी कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। सीधी लाइन पे कौन सा बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि थीटा 180 डिग्री। इस स्थिति के अंतर्गत रिजल्टेंट फोर्स दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, यानी कि एफ आर रिजल्टेंट फोर्स F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, यानी कि जो भी बल ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले बल को हम लेस करते हैं। लेकिन यदि ये तो हो गया कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, लेकिन यदि जैसे एक बल तो हमारा ऐसे लग रहा है और दूसरा बल ऐसे लग रहा हो या फिर किधर भी लग रहा हो, यानी कि दोनों बलों के बीच में थीटा कोण बन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि एफ आर यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ठीक है। इसका अंडर रूट निकालना है तो इसे हमको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट के अंतर्गत हो जाएगा पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म पूरी रूट के अंदर है, ठीक है। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा, यहाँ पे थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर जब भी थीटा कोण बनता है तो हमको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बलों के प्रकार के बारे में। देखिए बल जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के आधार पर इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे अगर कोई वर्ताकार पथ है, ठीक है, अगर कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ पे गति कर रही है तो उस पे दो बल लगते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। इसी प्रकार से संरक्षी बलों की प्रकृति के आधार यानी संरक्षी जो प्रकृति होती है उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल। ऐसे ही किसी वस्तु पर बल की दिशा और मान के आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार के बल होते हैं, वो संतुलित बल हो सकते हैं या फिर असंतुलित बल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही वस्तु के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्कता के आधार पर, यानी कि वस्तु को संपर्क द्वारा उस पर बल लगाया जा रहा है या गैर संपर्क के द्वारा, तो इस आधार पे दो प्रकार है, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। और ऐसे ही वस्तु के पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, यानी कि जो वस्तु है उसके जो पदार्थ होते हैं उस पर किस टाइप से बल लगाया जा रहा है, जैसे पेशीय बल यानी कि पेशियों द्वारा बल लग रहा है, या फिर स्थिर वैद्युत बल यानी आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण लग रहा है, या फिर चुंबक के कारण लग रहा है तो चुंबकीय बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्व के कारण लग रहा है तो गुरुत्व बल हो जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति के जो मूल बिंदु होते हैं उनके आधार पर भी ये तीन प्रकार के होते हैं, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल, ठीक है। नाभिकीय बल या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल भी हो सकता है या फिर दुर्बल नाभिकीय बल हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्तीय पथ पर लगने वाले बल। वर्तीय पथ पर जब भी कोई वस्तु गति करती है, कि कोई भी वर्ताकार पथ होता है उस पर जब कोई वस्तु गति करती है तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक तो लगता है अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और एक लगता है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं अभिकेंद्रीय बल को। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि जब वस्तु वर्ताकार पथ पर गति कर रही है, जैसे ये वर्ताकार पथ है, इस पे कोई वस्तु ये गति कर रही है तो इस पर परिधि से केंद्र की तरफ एक बल लगता है जो कि उसको संतुलन की अवस्था में बनाए रखता है, यही बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। आपको इसमें यही ध्यान में रखना है कि किस किधर से किधर लगता है, यानी कि ये परिधि से केंद्र की तरफ लगता है, यही इसकी इम्पोर्टेंट है लाइन है कि यहाँ पे जो बल लगता है वो परिधि से केंद्र की ओर लगता है, ओके। और जबकि जो अपकेंद्रीय बल होगा वो केंद्र से परिधि की तरफ लगता है, ठीक है। और जब भी कोई वस्तु वर्ताकार गति करती है तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है उसकी दिशा हर पल बदलती रहती है। तो यहाँ पे यही है कि इस बल की दिशा जो होती है वो प्रति क्षण बदलती रहती है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जैसे यहाँ पे अगर वस्तु गति कर रही है तो इसकी दिशा इस डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ गई तो इसकी दिशा इस डायरेक्शन के अंदर हो गई, यानी कि जो दिशा है वो प्रति क्षण यानी कि हर क्षण बदलती रहती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कार द्वारा वर्ताकार या वक्रीय पथ पर मुड़ते समय लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण गति
ये भी किसके कारण होती है, अभिकेंद्रीय बल के कारण होती। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो अगर पूछे कि अभिकेंद्रीय बल अगर कहीं भी हमको ज्ञात करना होता है तो उसके अंदर हमको एम वी और आर दे रखा होगा, तो हम उसको अभिकेंद्रीय बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति कर रही होती ना तो उसका त्वरण होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण की जगह हम वी स्क्वायर अपॉन आर रख देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ इज इक्वल टू एम, द्रव्यमान तो वही होता है, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एफ अभिकेंद्रीय बल है, एम द्रव्यमान है वस्तु का, और वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये क्या है, वस्तु का त्वरण है जो कि अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये त्वरण होता है, और त्वरण के अंदर भी ये v तो वेग होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो यहाँ पे v वेग होता है और r जो होती है वो त्रिज्या होती है, क्योंकि वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है। और तो ये बल तो परिधि से केंद्र की तरफ लगेगा, यानी कि जो बाहर से, यानी कि जहाँ वस्तु गति कर रही है वहां से लेकर के जो सेंटर पॉइंट होता है उसके बीच की डिस्टेंस वो r हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपकेंद्रीय बल के बारे में, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अभिकेंद्रीय बल के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल तो परिधि से केंद्र की तरफ लग रहा था, और अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये केंद्र से परिधि की तरफ लगता है। जैसे ये वर्ताकार पथ है, यहाँ पे कोई कण या वस्तु गति कर रही है, तो जो केंद्र से वस्तु के ऊपर या फिर कण के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे ही कोई वस्तु गति कर रही है तो इसके अंदर इस बल की दिशा केंद्र से परिधि की तरफ होती है। जैसे ये आगे बढ़ेगी तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ताकार गति करती हुई वस्तु पर जो केंद्र से बाहर की तरफ यानी कि परिधि की ओर जो लगने वाला बल होता है उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये एक आभासी बल होता है, और इसका फॉर्मूला यानी कि जैसे उसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, लेकिन ये इसका विपरीत बल है। अपकेंद्रीय बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल का विपरीत है, तो अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये वाला फोर्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अपकेंद्रीय बल इज इक्वल टू होता है माइनस एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, और माइनस लगाने से हमारा अपकेंद्रीय बल कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि दूध के अंतर्गत मक्खन बनाने वाली जो मशीन होती है उसकी क्रियाशीलता, यानी कि वो जैसे घूमती है तो वहाँ पे अपकेंद्रीय बल के कारण ही मक्खन जो होती है वो अलग हो जाता है। वॉशिंग मशीन की जो क्रियाशीलता होती है उसके अंदर भी अपकेंद्रीय बल ही कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संरक्षी प्रकृति के आधार पर बलों के प्रकार, यानी कि इसके आधार पर हमने दो प्रकार के बल वर्गीकृत किए थे, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या होता है कि यदि किसी कण पर लगने वाले बलों के कारण एक पूरे चक्र में परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो कण पर कार्यरत बल संरक्षी बल होता है। इसके एग्जाम्पल है गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, केंद्रीय बल और प्रत्यानयन बल। यानी कि इसमें यह है कि यदि किसी कण पर लगने वाले बलों के कारण एक पूरा जो चक्र होता है उसके अंतर्गत अगर परिणामी बल वो परिणामी बल के द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है अगर वो शून्य हो जाता है तो इस प्रकार से कार्यरत जो बल होते हैं वो संरक्षी बल कहलाते हैं। और यदि ये जो बलों के कारण जो एक पूरे चक्र के अंतर्गत जो परिणामी बल द्वारा कार्य किया जा रहा है अगर वो शून्य नहीं हो, अगर वो शून्य नहीं हो या जीरो नहीं हो तो इस स्थिति के अंतर्गत जो कार्यरत बल होंगे वो असंरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। इनके अंतर्गत एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि निम्न में से कौन सा संरक्षी बल है और कौन सा असंरक्षी बल है, या पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा असंरक्षी बल नहीं है, तो तीन ऑप्शन में ये दे देंगे और एक इसका दे देंगे। तो हमको दोनों में से पता होना चाहिए कि संरक्षी बल तो गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, केंद्रीय बल और प्रत्यानयन बल होते हैं, जबकि असंरक्षी बल घर्षण बल, शान बल और अवमंदन बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर
दोनों ओर से समान बल लगे, यानी कि कोई वस्तु है उस पर इधर से भी समान बल लग रहा है, इधर से भी समान बल लग रहा है, यानी कि जैसे कि अगर इधर से 5 न्यूटन का बल अगर किसी वस्तु पे लग रहा है और इधर से भी 5 ही न्यूटन का बल लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वस्तु तो स्थिर बनी हुई रहेगी, ना तो ये इधर गति करेगी और ना ही उधर गति करेगी। यानी कि यदि किसी वस्तु पर दोनों ओर से समान बल लग रहे हो तो उन्हें हम संतुलित बल कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत वस्तु गति नहीं करती है, अर्थात गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। और इस स्थिति में परिणामी बल शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों समान रूप से लगेंगे, यानी कि हमने पहले पढ़ा भी तो था कि अगर दोनों बल विपरीत दिशा से लग रहे हो तो वो उनका जो परिणामी बल होता है दोनों के अंतर के बराबर होता है। अगर इधर से भी 5 न्यूटन का लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये अगर परिणामी बल शून्य हो जाएगा तो त्वरण भी क्या होगा? शून्य ही होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं असंतुलित बल के बारे में। यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे और उनका परिणामी बल शून्य न हो तो ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। और इस स्थिति में वस्तु गति करती है और परिणामी बल की दिशा में गति करती है। परिणामी बल यहाँ शून्य नहीं होता है, त्वरण भी शून्य नहीं होगा। यानी कि असंतुलित बल, जैसे कि अगर कोई वस्तु है उस पे इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 5 ही न्यूटन का बल लग रहा है। अब वस्तु किस दिशा में गति करेगी? जिधर परिणामी बल ज्यादा होगा, यानी कि इधर से 10 न्यूटन का आ रहा है, इधर से 5 न्यूटन का, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन का। और किसके द्वारा ज्यादा लगाया जा रहा है? इधर वाली बल के द्वारा, तो ये वस्तु इस दिशा के अंतर्गत गति कर जाएगी। ठीक है। यानी कि ये बल जो दोनों लग रहे हैं वो तो असंतुलित है, और असंतुलित होने पर ये दोनों बल तो असंतुलित बल कहलाएंगे और वस्तु उस दिशा में गति करेगी जिधर परिणामी बल ज्यादा होगा। यानी कि ये इधर से 10 न्यूटन का है तो ये वस्तु इधर ही गति करेगी। ठीक है। और ऐसी स्थिति में त्वरण भी उत्पन्न होगा, क्योंकि जब बल शून्य नहीं होगा तो त्वरण भी शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्तु की संपर्कता के आधार पर बल। इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल और एक असंपर्क या गैर संपर्क बल। इसमें भी एग्जाम्पल्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि संपर्क बल में निम्न में से कौन सा बल होता है, गैर संपर्क में कौन सा बल होता है। तो संपर्क बल में तो ऐसे बल होते हैं जो किसी वस्तु पर छू करके या स्पर्श या संपर्क से लगाए जाते हैं। तो जैसे कि पेशीय बल होता है, किसी वस्तु को छू करके ही उस पर बल लगाया जा सकता है पेशियों के द्वारा। ठीक है। इसी प्रकार से घर्षण बल होता है, और वायु के द्वारा हम लोगों पर लगने वाला जो बल होता है वो भी ये इस संपर्क बल या स्पर्श बल होता है। और सेकंड होता है गैर संपर्क या असंपर्क बल, जो कि किसी वस्तु पर बिना छुए या बिना संपर्क किए लगाए जा सकते हैं, वो असंपर्क बल कहलाते हैं। जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल आदि होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेशीय बल के बारे में। पेशीय बल क्या होते हैं कि ये एक प्रकार का संपर्क बल होता है, क्योंकि ये तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। अतः हमारी पेशियों के द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। और ये बल कहाँ कहाँ लगता है? जैसे कि जब भी हम जो सभी क्रियाकलाप करते हैं, जैसे उठने बैठने चलने काम करने खाने पीने खेलने कूदने हंसने, यानी कि जितने भी हम क्रियाकलाप दैनिक जीवन में करते हैं वो सभी पेशियों के माध्यम से ही होते हैं। तो यहाँ सब जगह पेशीय बल कार्य करता है। इसी प्रकार से जैसे पाचन क्रिया है उसमें आहार नाल के अंतर्गत भोजन आगे किसके द्वारा बढ़ता है? पेशीय बल के द्वारा ही। श्वसन क्रिया में फेफड़ों का फैलना सिकुड़ना ये भी पेशीय बल के कारण होता है। किसी वस्तु को उठाते समय उस पर जो हम उठाने के अंतर्गत जो पेशियों का उपयोग करते हैं तो ये पेशीय बल ही लगता है। और जैसे बेल के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, तो ये भी पेशीय बल होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो स्थिर वैद्युत बल होता है उसके बारे में हम देखते हैं। स्थिर वैद्युत बल जो होता है ये वैद्युत बल यानी कि आवेशों के मध्य में लग रहा है। ठीक है। स्थिर वैद्युत बल यानी कि किसी आवेशों के मध्य लग रहा है। तो स्थिर वैद्युत बल आवेशों के द्वारा लगाए जाने वाले बल को कहते हैं हम। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षी बल होता है, यानी कि जैसे धनात्मक और ऋणात्मक दो अलग अलग आवेश है तो उनके बीच में आकर्षी बल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। लेकिन यदि समान आवेश है जैसे कि ऋणात्मक ऋणात्मक या धनात्मक धनात्मक, तो उन दोनों के बीच में यानी समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षी बल यानी कि रिपल्सिव फोर्स लगता है। यही स्थिर वैद्युत बल होता है जो कि आवेशों के मध्य में लगता है।
निर्वात के अंदर किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य जो स्थिर वैद्युत बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो ये स्थिर वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि दो आवेश माना कि Q1 Q2 है, तो दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और दोनों के मध्य की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो वो कांस्टेंट लगाएंगे हम के, और ये कांस्टेंट जो होता है निर्वात के लिए इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है कि अगर कहीं पे भी हमको दो आवेशों का मान दे दे और उनके मध्य की दूरी का मान दे दे और फिर पूछे कि स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, तो हमको ये फॉर्मूला रखना होगा कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसी स्थिति में आपको के का मान दिया भी जा सकता है या फिर आपको याद रखना है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है। गुरुत्व बल जो होता है इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ये पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, अर्थात पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। यही आकर्षण गुरुत्व बल होता है। इसी बल के कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए रहते हैं, और यानी कि कोई भी वस्तु होती है वो ऊपर से गिराने पर नीचे ही आती है, उसका कारण भी गुरुत्व बल होता है। नदियों का पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है, उसका कारण भी गुरुत्व बल है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करना वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ज्वार भाटा वगैरह उत्पन्न होना ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है। किसी भी वस्तु का भार, देखिए फ्रेंड्स, भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के द्वारा उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है, जबकि द्रव्यमान तो उसका मतलब कि उसका जितना मास होता है वो द्रव्यमान होता है। लेकिन भार क्या होता है, किसी भी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो उसका भार होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अन्य उदाहरण जैसे हमारा पृथ्वी पर बंधे रहना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तारे उत्पन्न होना और समुद्र ब्रह्मांड की संरचना और विकास आदि। ठीक है। आगे हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस नियम के प्रतिपादक आइजैक न्यूटन हैं और इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग और उनकी मध्य की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य जब लगता रहता है तो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों की, यानी कि एक वस्तु का द्रव्यमान मान ले m1 है, दूसरे का मान ले कि m2 है, तो दोनों वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उन दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी जो होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम समानुपाती की कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल जी, यानी ये होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। इसका मान निकाला था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोमीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये इनकी यूनिट होती है और ये कैसे निकाली जाती है, जैसे यहाँ पर है जी की यूनिट हमको निकालनी है। देखिए फ्रेंड, जैसे हम जी को बाहर निकालेंगे तो ये एफ जो है वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर, और इसके जो साथ में है m1 और m2 उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, फिर इसकी यूनिट देखनी है तो बल जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। दूरी है और इसका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में जो द्रव्यमान है उसकी हो जाती है, द्रव्यमान 2 है तो एक का किलोग्राम होता है, दूसरे का भी किलोग्राम होगा, तो दोनों का जोड़ करके कितना हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसकी यूनिट को निकालते हैं और इसका मान आपको जरूर ध्यान में रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर होता है। यहाँ पे
m1 और m2 दोनों वस्तु का द्रव्यमान है, r दोनों वस्तुओं के मध्य दूरी होती है, f यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जिसके अंदर उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जिसमें उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ पर वस्तु रखी हुई है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसको गुरुत्वाकर्षण का अनुभव होता है। ठीक है, यानी कि दूसरी वस्तुएं उसको बांध के रखती है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये लगता किसके कारण है? पृथ्वी के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। वस्तु में उत्पन्न वह त्वरण जो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण किसके कारण उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। इसको हम स्मॉल g से दर्शाते हैं। और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में ही रखना होगा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सभी गिरती हुई वस्तुएं समान त्वरण से पृथ्वी की ओर अग्रसर होती हैं। यानी कि अगर कोई भी वस्तु हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराएं तो वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वो उसकी गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उस समान गुरुत्वीय त्वरण से ही वो पृथ्वी की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो जो पृथ्वी का केंद्र होता है उस पर 0 होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, और चंद्रमा पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा जाए तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6वां भाग होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि पृथ्वी की जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाएगा। तो हम पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण को 9.8 इंटू 1/6 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर, यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर की साइड जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। और इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी की गहराई के अंदर जाएं तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जाएं या फिर पृथ्वी से नीचे गहराई के अंदर जाएं, दोनों ही कंडीशन के अंतर्गत गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को निकालने का फॉर्मूला होता है F = m/g। देखिए फ्रेंड्स, हमने बल के अंदर पढ़ा था कि जो बल होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जी लगा दिया। जी क्या है? यहाँ पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो है उसको रखना होगा। ठीक है, और उसको जब द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में गुरुत्वीय बल आ जाएगा। यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि गुरुत्वीय बल, किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान और उसकी गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रकृति की सभी स्थानों पर समान होता है। द्रव्यमान समान होता है, यानी कहीं भी हम चले जाएं हमारा द्रव्यमान समान ही रहता है सभी जगह पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि भार, वस्तु का भार जो होता है वो स्थान पर डिपेंड करता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रकृति के सभी स्थानों पर समान होता है, यानी कि किसी भी वस्तु को हम कहीं भी ले जाए तो उसका द्रव्यमान तो समान रहता है, लेकिन यदि उसके भार की बात करें, यानी कि उसके गुरुत्व के आकर्षण बल की बात करें, तो उसका स्थान जो होता है उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, और यहाँ पे द्रव्यमान जो होती है उसको किलोग्राम के अंदर दर्शाते हैं, जबकि वस्तु का जो भार होता है, यानी कि ये गुरुत्व का आकर्षण बल होता है। अभी हमने पिछले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि किसी भी वस्तु का भार उसका गुरुत्व का आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी पर जो
वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल जो होता है उसको ही हम वस्तु का भार कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है उसको ही हम वस्तु का भार कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है और इसको हम किलोग्राम इंटू भार के अंदर व्यक्त करते हैं। किलोग्राम इंटू भार के अंदर व्यक्त करते हैं। और जो हमारा वस्तु का जो द्रव्यमान होता है इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, एक जो किलोग्राम होता है ना वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कितना होता है? 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं उसके अंदर पूछा जा सकता है कि 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, अभी हमने देखा था। यानी कि जैसे यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है या 60 किलोग्राम भार है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो 1/6 करना होगा उसका, ठीक है। तो जो 60 न्यूटन या दे रखा है या 60 किलोग्राम भार जो होता है उसको अगर हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका चंद्रमा पे भार आ जाएगा। कितना आया? 10 किलोग्राम, ठीक है, भार। तो ये था फ्रेंड्स अपना गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अंदर थोड़े याद रखने वाले फैक्ट ज़्यादा हैं और मेनली आप एक तो इसका मान ध्यान में रखिएगा कि जो चंद्रमा होता है उस पर हमारे जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है उसका 1/6 भाग होता है। फिर 1 किलोग्राम के अंतर्गत 9.8 न्यूटन जो है उसके बराबर होता है। 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और इसका जो फॉर्मूला है F=mg, ये ध्यान में रखिएगा। और किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो जो स्थान विशेष होता है उस स्थान विशेष के लिए अलग अलग नहीं होता है, जबकि जो वस्तु का भार होता है वो अलग अलग होता है। और फिर इसके बाद में जो हमारा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है वो F=g m1m2/r² होता है। और g का मान जो होता है वो 1.667 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये घर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य आपेक्षिक गति यानी कि जो रिलेटिव मोशन होता है उसका विरोध करने वाला अदृश्य बल होता है जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि घर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के संपर्क सतहों के मध्य लग रहा है, यानी कि ये कैसा है? संपर्क बल होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि संपर्क बल होता है घर्षण बल, ओके। यानी कि घर्षण बल एक संपर्क बल होता है जो कि दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल होता है। जब कोई भी वस्तु गति करती है तो उसकी गति का प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण बल होता है। यानी कि जब भी कोई वस्तु गति करेगी तो गति करने के दौरान उसकी जो गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो सदैव गति की दिशा के विपरीत होता है। यानी कि अगर वस्तु ऐसे गति कर रही है, ठीक है, अगर वस्तु जो होती है वो इस तरह से गति कर रही है तो जो घर्षण बल लगेगा वो इसकी विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। यानी वस्तु की गति ऐसे है तो घर्षण बल ऐसे लगेगा, अर्थात घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। यानी कि जिस तरफ गति करती है उसकी विपरीत दिशा के अंतर्गत घर्षण बल लगता है, यानी कि ये गति का विरोध करता है। रफ तलों के मध्य घर्षण बल जो होता है, रफ तलों के मध्य घर्षण बल अधिक होता है, जबकि जो चिकने तल वगैरह होते हैं उनके मध्य घर्षण बल कम होता है। अतः किसी भी पृष्ठ को खुरदरा बना करके हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। घर्षण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो मेनली जो घर्षण होता है ये घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जो भी वस्तु होती है जिस प्रकार से वो अगर वो गति कर रही है या उसका कैसा आकार है, ये दोनों ही, और तरल की जो प्रकृति वगैरह होती है वो सब घर्षण को प्रभावित करती है। और मेनली दो कारक होते हैं इसके, एक तो संपर्क में आने वाले जो दो पृष्ठ हैं उनकी प्रकृति, और दूसरा होता है दोनों पृष्ठों का एक दूसरे पर लगने वाला बल, ठीक है। संपर्क में आने वाले पृष्ठ, जैसे कि अगर पृष्ठ चिकना होता है
तो घर्षण कम लगता है, घर्षण बल कम होता है। और अगर पृष्ठ खुरदरा होता है तो घर्षण बल अधिक लगता है। ठीक है। और बाकी दोनों जो पृष्ठ होते हैं एक दूसरे पर जितना बल लगाते हैं उतना ही घर्षण बल होता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं घर्षण बल के कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में। घर्षण बल जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है। एक होता है लोटनी घर्षण, एक होता है सर्पी घर्षण, एक होता है गतिक घर्षण, और एक होता है स्थैतिक घर्षण, और एक होता है सीमांत घर्षण। ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं लोटनी घर्षण के बारे में। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो संपर्क सतहों पर लगने वाला बल लोटनी घर्षण बल कहलाता है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती हुई गति करती है, जैसे रोलर, आपने देखा होगा जो सड़क पर बनाते वक्त, जो सड़क के निर्माण के दौरान रोलर चलाया जाता है, तो उसके अंदर एक जो आगे की तरफ लोहे का बड़ा जो रोलर के जैसा होता है वो उस पे चलता रहता है सड़क पे, जिससे सड़क जो होती है समतल हो जाती है। ठीक है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे लुढ़कती है तो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल कहलाता है। कौन सा? लोटनी घर्षण बल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि रोलर की गति, पहियों की गति आदि जो होते हैं लोटनी घर्षण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण कब होता है? कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तब सर्पी घर्षण होता है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तब जो घर्षण बल कार्य करता है वो हो जाता है सर्पी घर्षण बल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चे जब फिसल पट्टी पर फिसलते हैं तो उस दौरान जो घर्षण होता है वो कौन सा घर्षण होता है? सर्पी घर्षण होता है। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं गतिज घर्षण के बारे में। गतिज घर्षण क्या होता है? कि किसी भी गतिमान वस्तु और संपर्क सतह के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम गतिज घर्षण बल। इसका एग्जाम्पल जैसे कि सड़क पर चलती हुई गाड़ी और सड़क के मध्य का घर्षण, या सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति है और सड़क जो होती है उन दोनों के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है वो गतिज घर्षण बल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्थैतिक घर्षण के बारे में। जब किसी भी स्थिर वस्तु को गति की स्थिति में लाते हैं, यानी कि कोई स्थिर रखी हुई वस्तु है उसको जब हम गति में लाते हैं तब वस्तु और सतह के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मेज पर जो स्थिर रखी हुई पुस्तक होती है उसको खिसकाना, किसका एग्जाम्पल है? स्थैतिक गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमांत घर्षण के बारे में। सीमांत घर्षण क्या होता है? ये स्थैतिक घर्षण का ही थोड़ा सा विस्तारित रूप होता है। यानी कि स्थैतिक घर्षण जो होता है उसके दौरान यदि बल बढ़ता जाता है तो एक निश्चित सीमा के बाद ये मान नहीं बढ़ता है। इसी जो स्थैतिक घर्षण बल होता है उसकी इसी अधिकतम मान को ही हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी कि जब स्थैतिक घर्षण बल लगाया जाता है तब लग रहा होता है, तब अगर हम बल का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक सीमा ऐसी आती है कि उसके बाद में जो होती है और घर्षण बल नहीं बढ़ता है, तो वो जो सीमांत घर्षण की जो हाईएस्ट सीमा होती है उसके बाद जो घर्षण लगता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं घर्षण को कम करने की विधियों के बारे में। ठीक है। घर्षण जो होता है उसको हम मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा कम कर सकते हैं। एक तो स्नेहक के द्वारा, यानी कि बाई लुब्रिकेशन के द्वारा, और बाई बॉल बियरिंग के द्वारा, और बाई पॉलिश के द्वारा। ठीक है। यानी कि पॉलिश के द्वारा, बॉल बियरिंग के द्वारा और स्नेहक के द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है। फर्स्ट हम देखते हैं स्नेहक के द्वारा। स्नेहक क्या होता है? दो ठोस सतहों के मध्य डाला गया जो शान द्रव होता है उसको हम स्नेहक कहते हैं। और स्नेहक जो होता है संपर्क सतहों के मध्य पतली परत, यानी कि शान परत जो होती है या एक पतली सी परत बना देता है जो कि घर्षण को कम करता है। संपीड़ित और शुष्क वायु भी स्नेहक का काम करती है, और जो ग्रेफाइट होता है वो भी स्नेहक होता है। और जो गतिमान पुर्जे होते हैं उनके मध्य में घर्षण को हम कम करने के लिए जनरली स्नेहक का यूज करते हैं।
ठीक है। तो स्नेहक के द्वारा कैसे हम कम कर सकते हैं घर्षण को? स्नेहक जो होता है एक शांत द्रव होता है जो कि जो संपर्क सतह होती है उनके मध्य एक पतली परत बना देता है जिससे घर्षण कम हो जाता है। और स्नेहक के रूप में हम संपीड़ित और शुष्क वायु का यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट का यूज भी किया जाता है। सेकेंड हम देखते हैं बॉल बियरिंग्स के द्वारा। बॉल बियरिंग के द्वारा कैसे घर्षण को कम किया जा सकता है? वस्तु की गति को लौटनी गति में बदलने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। साइकिल के जो आपने टायर का रिंग देखा होगा, वहाँ पे बॉल बेयरिंग्स होती हैं। यानी कि जो धातु की छोटी-छोटी ठोस गोलियाँ होती है, जो कि गतिशील पुर्जे जो होते हैं, उनकी धुरियों के बीच में लगाई जाती है, उनको हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। और इसके प्रयोग से क्या होता है कि जो जो घर्षण है वो कम हो जाता है। इसके प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। सर्कन की तुलना में लोटन में घर्षण कम होता है, इसलिए हम बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि जो सरक करके गति होती है उसकी तुलना में जो लोटन गति होती है उसमें घर्षण कम लगता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिश के द्वारा हम कैसे घर्षण को कम कर सकते हैं। संपर्क सतहों के मध्य घर्षण को कम करने के लिए हम पॉलिश का यूज करते हैं और पॉलिश से संपर्क सतहों के उभार और गर्त वगैरह जो होते हैं वो भर जाते हैं। इससे आकर्षण बंध कम हो जाता है और घर्षण भी कम हो जाता है। शुरू करते हैं घर्षण एक आवश्यक दोष। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि घर्षण आवश्यक तो है लेकिन दोष भी होता है, ठीक है। इसके कोई ना कोई दुष्प्रभाव या दोष भी होते हैं, लेकिन फिर भी घर्षण जो होता है हर चीज के लिए आवश्यक होता है। दैनिक जीवन के अंतर्गत जहां घर्षण के कारण मशीन के अंतर्गत घिसाव, यानी कि मशीनों के अंतर्गत जो उसके पुर्जे वगैरह होते हैं उनमें घिसाव हो जाता है और टूट फूट वगैरह भी हो जाती है, लेकिन बिना घर्षण के वो कार्य भी नहीं कर पाती है, ठीक है। इसलिए घर्षण आवश्यक भी है और इसके जो दुष्प्रभाव भी होते हैं या दोष भी होते हैं। ओके, जैसे कि डोरी के अंतर्गत गांठ लगाना और ब्रेक लगाने पर वाहन का रुकना, माचिस की तिल्ली का जलना, सभी घर्षण के कारण ही संभव होते हैं। यानी कि बिना घर्षण के हो भी नहीं सकते और घर्षण की कुछ ना कुछ जो होता है इसके दोष भी होते हैं। जैसे हमारा चलना, बोलना, लिखना, पकड़ मजबूत होना, ये सब घर्षण के कारण ही संभव होता है। दीवार के अंतर्गत कील लगाना, ये भी घर्षण के कारण होता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है और मशीन गर्म भी हो जाती है। घर्षण का इस्तेमाल ब्रेक जैसे यंत्र वगैरह जो होते हैं, जो कि घूमते हुए पहियों को धीमा कर देते हैं या रोक देते हैं, जिसके कारण वाहन रुक जाता है। यानी कि ब्रेक भी किसके कारण लगा पाते हैं? हम घर्षण के कारण ही लगा पाते हैं, इसलिए घर्षण आवश्यक भी होता है। आगे कुछ हम इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण का सीमांत मान संपर्क पृष्ठ या सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस प्रकार के स्टेटमेंट बना करके दे दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो स्थितिक घर्षण और गतिक घर्षण का सीमांत मान होता है उसका ये जो संपर्क सतह होता है, सतह के क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? स्थैतिक घर्षण जो होता है जब कोई वस्तु स्थिर रखी हुई है, जैसे कि किसी मेज पर हम कोई पुस्तक रख देते हैं और उसको फिर गति करवाते हैं, तो जब स्थिर वस्तु को जब हम गति करवाते हैं तो जो स्थिर वस्तु थी और जो सतह थी उन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो स्थैतिक घर्षण बल होता है। और जो गतिक घर्षण कौन सा होता है? जिसके गतिक घर्षण वो होता है कि कोई भी जो वस्तु गति कर रही है और तब उसकी वस्तु की और जो संपर्क सतह होता है उन दोनों की जो संपर्क सतह होती है उस पे उसके मध्य जो लगने वाला जो घर्षण होता है वो गति घर्षण होता है। यानी स्थैतिक घर्षण तो स्थिर वस्तु को गति करते वक्त जो वस्तु और संपर्क सतह के मध्य लग रहा है वो बल है, और जो गतिक घर्षण जो गतिशील वस्तु है उसके संपर्क सतह के मध्य लगने वाला मान होता है। लेकिन ये दोनों ही जो होते हैं संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करते, यानी कि जहाँ पर ये गतिमान हो रही है उसी पर डिपेंड करती है ओनली, और ये जो इसके जो कितना क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। स्थैतिक घर्षण का मान जो सीमांत मान होता है जिसको हम एफ एस से शो करते हैं, इसका जो अधिकतम मान होता है वो म्यू एस एन होता है। यानी कि यहाँ पर जो ये म्यू एस है वो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, और एन यहाँ पे ये संपर्क पृष्ठ पर लगने वाला अभिलंब बल होता है जिसका मान mg होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो इसका संपर्क क्षेत्रफल है वो कहीं भी नहीं आ रहा है, ओके। इसलिए ये इस पे निर्भर नहीं करता है। जो स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान है वो म्यू एस एन
पर ही निर्भर करता है, यानी म्यू एस यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक पर डिपेंड करेगा, और जो संपर्क पृष्ठ पर जो अभिलंब बल लगता है उस पर डिपेंड करता है, और ये अभिलंब बल क्या होता है, mg होता है। ओके, इसी प्रकार से गतिक घर्षण का सीमांत मान जिसको हम एफ के से शो करते हैं, और ये होता है म्यू के एन, यानी यहाँ पे म्यू के क्या होता है, ये गतिज घर्षण गुणांक होता है, यानी कि काइनेटिक से हम यानी कि गतिज को क्या कहते हैं, काइनेटिक बोलते हैं ना, इसलिए इसको म्यू के से शो करते हैं और इसको म्यू एस से शो करते हैं। तो यहाँ पे म्यू के क्या है, ये गतिज घर्षण गुणांक होता है, और एन यहाँ पे अभिलंब बल होता है। इन दोनों में से किसका मान ज्यादा होता है ये देखते हैं। तो म्यू के जो होता है, यानी कि म्यू के कौन है, घर्षण, गतिज घर्षण, इसका मान हमेशा स्थैतिक घर्षण जो होता है उसके मान से कम होता है। ये ध्यान में रखना है कि म्यू के का मान जो होता है वो म्यू एस के मान से कम होता है। ओके, यानी कि अगर हम इन दोनों के मान में हमने कंपैरिजन कर लिया है कि इसका मान ज़्यादा होगा। ओके, तो अब ये वाला जो सीमांत मान होता है उसमें से कौन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जिसका म्यू एस ज़्यादा है उसी का जो ये एफ एस है वो भी ज़्यादा होगा, तो इसका एफ एस भी ज़्यादा होता है। तो एफ के जो होता है उससे एफ एस का मान ज़्यादा होता है। ओके, आगे हम देखते हैं चुंबकीय बल के बारे में। चुंबकीय बल जो होता है ये चुंबक के अंदर लगता है, यानी कि चुंबक के कारण जो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है उसको हम चुंबकीय बल बोलते हैं, और ये एक असंपर्क बल होता है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कैसा बल है ये, असंपर्क बल है, यानी कि अगर दो चुंबकों को संपर्क में ना लाए तब भी ये बल लगता है, यानी दूर से ही, बिल्कुल इनको समीप लाने की आवश्यकता नहीं होती है, दूर से ही, जैसे कि ये कोई चुंबक है, इसके अंतर्गत दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इनके अंदर ये दोनों ध्रुव जो होते हैं, जब ऐसा ही एक और चुंबक इनके पास में लाते हैं हम, तो अगर समान ध्रुव पास पास होते हैं तो उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि असमान ध्रुव जो होते हैं, यानी कि एक का एन और एक का एस, दोनों सिरा पास में लाया जाए तो उन दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है, यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये एक चुंबक है एन और एस, और दूसरा जो चुंबक है उसका भी हमने एस और एन, यानी कि जो समान ध्रुव है उनको पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन अगर दो चुंबक है जिसका एक का एस सिरा और एक का एन सिरा अगर पास में लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और चुंबक के अंतर्गत दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके अंतर्गत से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि ये ए संपर्क बल होता है। कई बार क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से असंपर्क बल कौन सा है, तो जनरली यही वाला एग्जाम्पल उसके अंतर्गत ऑप्शन में होता है चुंबकीय बल। और भी होते हैं असंपर्क बल, लेकिन मेनली यही चुंबकीय बल जो होता है वो असंपर्क बल होता है। ठीक है, आगे कुछ जो छोटे छोटे बल है जैसे कि दुर्बल नाभिकीय बल होता है, तो ये कुछ जो मूलभूत कण वगैरह होते हैं उनके अंदर लगता है, जैसे कि विशेषतः जो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत ये दुर्बल नाभिकीय बल लगता है, और इसकी जो आपेक्षिक प्रबलता यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻13 होती है। ओके, और जो प्रबल नाभिकीय बल होता है जैसे कि ये न्यूक्लियॉन और जो कुछ भारी मूल कण होते हैं उनके अंदर लगता है, और इसकी जो आपेक्षिक प्रबलता होती है वो 1 होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे अपन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बुक के अंदर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण को बताया हुआ है। ये विपरीत ध्रुव है, यानी कि असमान ध्रुव है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ पे समान ध्रुव होने पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आगे अपन देखते हैं एक पॉइंट है फ्रेंड्स कि कमानीदार तुलना वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि आपकी जो 8th क्लास की बुक के अंदर ये जो उपकरण है उसके बारे में बताया हुआ है। जैसे ये रहा, कमानीदार तुल्ला के बारे में बताया हुआ है कि इसके द्वारा हम किसी भी बल को माप सकते हैं। तो आपको इसका युक्ति का ये नाम ध्यान में रखना है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि किस युक्ति के द्वारा बल को मापा जाता है, तो कमानीदार जो तुल्ला होता है उपकरण उसके द्वारा बल को मापा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कुछ ये संकेतक वगैरह लगे हुए रहते हैं जिससे ये बल का मापन किया जाता है। आगे कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरम बोर्ड पर
पाउडर क्यों छिड़का जाता है, तो वो घर्षण को कम करने के लिए पाउडर छिड़का जाता है। ओके, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, यानी कि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। इनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट बना करके दे दिए जा सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है कि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है और सर्पी घर्षण का मान स्थितिक घर्षण से कम होता है। यानी कि सबसे कम किसका होता है, लोटनी घर्षण का, फिर लोटनी घर्षण के बाद में आएगा सर्पी घर्षण और सर्पी घर्षण के बाद में आएगा स्थितिक घर्षण। ओके, एक ऐसा क्वेश्चन भी है आपके पीछे, तो अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। आगे हैं तरल घर्षण। तरल घर्षण जो होती है, ये तरलों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम तरल घर्षण कहते हैं। इसको कर्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तरल जैसे कि गैस, वायु, द्रव, इस प्रकार के जो होते हैं, उनके अंदर जो लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो तरल घर्षण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। यानी कि तरलों के मध्य जो घर्षण बल लगता है वो तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बना करके, रुक्ष बनाना यानी कि खुरदरा करना, खुरदरा बना करके घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी पृष्ठ को या कोई भी जो वस्तु है उसको खुरदरा बना करके हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। जूतों की तली और वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए ही खांचेदार बनाए जाते हैं। ओके, और तरल के अंदर गति, जो तरल में गति करने वाली जो वस्तुएं होती है, जैसे नाव वगैरह, समुद्र के अंदर जो गति करने वाले वाहन होते हैं, जो तरलों के अंदर गति करते हैं, उन वस्तुओं की आकृति, उचित आकृति बना करके, यानी कि उनको ऐसे नौकाकार जो होता है, नौकाकार शेप दे दिया जाता है उनको, यानी कि ये घर्षण को कम करने के लिए। अगर आगे से ये कम सतह संपर्क में आएगी तो वहां पर जो होता है घर्षण कम से कम लगेगा, और अगर इस तरह से बना दिया जाए पूरा, ठीक है, तो ज़्यादा सरफेस पे जो होती है घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण को कम करने के लिए जो होती है हम इनको उचित आकार देते हैं। ओके, एक पॉइंट और दिया हुआ है आपके बल वाले चैप्टर के अंदर ही, दाब, क्योंकि ये एक प्रकार का जो बल ही होता है, दाब। ओके, इसके बारे में देख लेते, थोड़ा सा ही है इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो इसका मात्रक जरूर ध्यान में रखने हैं कि दाब की मात्रक क्या होते हैं, और दूसरा इसका जो फॉर्मूला है और इसके कुछ स्टेटमेंट है। देखते हैं अपन। दाब, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी पृष्ठ की जो प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है उस पर लगने वाला जो बल होता है उसको दाब कहा जाता है। और दाब का मात्रक जो है बार, टोर, मिमीपारा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल होता है। इंपॉर्टेंट है पास्कल, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से दाब का मात्रक कौन सा नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि दाब का मात्रक बार, टोर, मिमीपारा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल होता है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल अपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि दाब को हम पी से शो करते हैं, बल एफ हो जाएगा और संपर्क ये जो क्षेत्रफल होता है वो ए हो जाएगा। ओके, यानी इस फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं कि जो दाब है वो बल के तो समानुपाती होता है और संपर्क जो क्षेत्रफल होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, और दाब को मापने का यंत्र कौन सा होता है, बेरोमीटर, यानी किस यंत्र के द्वारा दाब को मापा जा सकता है, बेरोमीटर के द्वारा। और दाब जो होती है एक अदिश राशि होती है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि द्रव, अगर हम किसी भी बर्तन के अंदर द्रव ले ले, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, इस चित्र में आपको आसानी से पता चलेगा कि द्रव जो होता है वो दीवारों पर, यानी कि इसकी जो बर्तन की दीवारें होती है उस पर कैसे दाब डालता है। देखिए ये एक देखिए फ्रेंड्स, ये एक बोतल है और बोतल के अंदर इसके साइड के अंदर एक नली लगा करके उससे एक गुब्बारा लगाया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जैसे ही हम लिक्विड को फिल करते हैं या भरते हैं, तब ये जो द्रव होता है वो इस गुब्बारे के अंदर भी चल जाता है। यानी कि इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये दीवारों पर क्या डालती है, दाब डालती है। ओके फ्रेंड्स, और इसी प्रकार से द्रव जो होता है वो बर्तन की जो दीवार होती है, अगर उस पर समान जो बर्तन है, जैसे कि बोतल है, इसके अंतर्गत अगर हम समान गहराई पे ये छिद्र बना दें, ओके, और फिर उसके अंतर्गत हम पानी डालें या कोई भी लिक्विड भरे, तो इसके जो समान गहराई पर बनाए हुए जो छिद्र है उन सब से समान मात्रा के अंदर ही पानी बाहर निकलता है। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव होता है वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब ही डालता है। अगर मैं इसकी बोतल की एक छेद यहाँ बना दूँ, एक छेद यहाँ बना दूँ और एक यहाँ बना दे, तब यह यानी कि ये असमान गहराई हो जाएगी। एक सबसे नीचे है
और फिर एक मीडियम में है और एक सबसे ऊपर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होगा उस पे सबसे कम दाब लगेगा और सबसे नीचे वाला जो होगा उस पे सबसे अधिक दाब लगेगा। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड किससे बाहर आएगा? जिस पे सबसे ज़्यादा दाब लगेगा, यानी कि सबसे नीचे वाला जो छिद्र होगा उससे सबसे ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। ओके, यानी कि समान गहराई पर अगर होते हैं तो समान दाब लगता है, लेकिन अगर असमान गहराई पर अगर हम इसके छेद बनाएं तो फिर इस पे असमान दाब लगता है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर डिपेंड करता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायु के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 10, 13, 25 पास्कल होता है। यानी कि ये होता है 1,13,25 पास्कल। ओके, यानी 10, 13, 25 पास्कल। आप इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको ध्यान में रहेगा। 10, 13, 25 पास्कल होता है। ओके, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति। हालांकि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस नहीं आते हमारे एग्जाम में, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें से ये पूछा जा सकता है कि ऊपर लिख देंगे कि निम्न में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, और इनमें से थोड़ा बहुत चेंज करके जो ये स्टेटमेंट है वो दिए जा सकते हैं। तो आपको इनको ध्यान में रखना है कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच किसका विरोध करता है? तो गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। यानी हमने देखा था ना कि अगर कोई खुरदरा पृष्ठ होता है तो उस पर घर्षण ज़्यादा लगता है, घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और जो चिकने पृष्ठ होते हैं उन पे घर्षण कम लगता है। ओके, नेक्स्ट है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? जैसे आपने सर्दियों के अंदर देखा होगा कि सब अधिकांश लोग जो होते हैं हथेलियाँ रगड़ते रहते हैं, वो किसके कारण हो रहा है? वहाँ पे घर्षण ही हो रहा है, और इससे जो होती है हाथ गर्म हो जाते हैं। यानी कि घर्षण करने से क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैरम बोर्ड पर छिड़का हुआ पाउडर, यानी कि कैरम बोर्ड पर जो पाउडर छिड़कते हैं उससे क्या घर्षण का मान कम होगा या अधिक? तो ये कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यानी सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को घर्षण के कारण बलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर ये जो घटते बढ़ते क्रम वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये घटता हुआ क्रम पूछा है, यानी कि सबसे कम घर्षण किस में होता है? लोटनी घर्षण में, और ये सर्पी घर्षण उससे थोड़ा सा अधिक, और फिर स्थैतिक घर्षण जो होती है और भी अधिक होता है। ओके, खिलौना कार को विभिन्न पृष्ठों पर चलाने पर पृष्ठों के द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम हमको बताना है। कुछ पृष्ठ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया। यानी कि सबसे ज्यादा घर्षण बल कहाँ लग रहा है? तो सबसे ज्यादा घर्षण बल लग रहा है जो ये संगमरमर का गीला फर्श होता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा घर्षण बल लगता है। उसके बाद में संगमरमर के फर्श जो सूखा फर्श होता है उस पर लगता है, और इधर समाचार पत्र और उससे तौलिया। यानी कि सबसे कम जो घर्षण बल लग रहा है वो तौलिए के अंदर लग रहा है, और सबसे ज्यादा संगमरमर का जो गीला फर्श है उस पे लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। ओके, पहला जो कथन दे रखा है कि कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना यानी कि अभिकर्षण पड़ता करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुएं से जब हम पानी निकालते हैं या जो हौद वगैरह बनाए हुए होते हैं उनमें से जब हम पानी निकालते हैं तो उसको खींचना ही पड़ता है। यानी कि कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना यानी कि अभिकर्षण करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। ओके, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है और उसे भी आवेशित करने का प्रयास करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको अपकर्षण यानी कि धक्का देना पड़ता है, या अपकर्षण करना पड़ता है या धक्का देना पड़ता है। तो ये भी सही है, अगर सामान से लदी हुई ट्रॉली है तो उसको चलाने के लिए तो धक्का ही देना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव
दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। यानी हमने जब चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, तो ये भी सही है। ई वाला है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो पहला सत्य था, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य और चौथा भी सत्य है। ओके, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा है हमको कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, तो असत्य कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? वो पेशीय बल लगाता है। पेशीय बल ही तो लगाता है क्योंकि वो धनुर्धारी धनुष को खींच रहा है, तो हाथ के माध्यम से खींचता है, यानी कि वो पेशीय बल लगा रहा है। इससे इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल कौन सा होता है? तो अभी हमने देख लिया, पेशीय बल होता है। ओके, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी बल कौन सा होता है? तीर की गति की अवस्था, यानी कि जो ये धनुष से जब तीर या बाण छोड़ा जाता है, तब उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा होता है? तो इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए उत्तरदायी बल होता है संपर्क बल। ओके, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, तो इस पर लगने वाला बल कौन सा होगा? यानी कि जब धनुष से बाण या तीर छोड़ा जाता है, तो उसके बाद में जब वो लक्ष्य की ओर गति करता है, तो तब उस पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्व बल लगता है। और वायु के कारण कौन सा लगता है? घर्षण बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी भी ड्रॉपर के चंचू यानी कि जो नोजल लगी हुई होती है आगे, उसको पानी के अंदर रख करके इसके बल्ब को दबाते हैं। ठीक है, तो वायु, जो ड्रॉपर के अंदर जो वायु होती है, वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल बल पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का क्या कारण है? यानी कि जो आपने छोटे बच्चों को दवाई पिलाने वाला जो एक ड्रॉपर जैसा आता है, उसको आपने देखा होगा। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि दवाई लेने के लिए उसको दबा करके और मतलब दवाई में डाल करके उसको दबाते हैं, जिससे उसकी एयर जो है वो तो बाहर निकल जाती है और उसके अंदर लिक्विड प्रवेश कर जाता है। ओके, किसके कारण होता है ऐसा? तो ये होता है हमारी वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? वायुमंडलीय दाब के कारण। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे कि पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ की बल्ब क्या करती और वायुमंडलीय दाब। तो किसके कारण होता है? ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल रिक्त स्थान का पालन करता है। यानी कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों किस नियम का पालन करते हैं? तो ये करते हैं वर्ग व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कूलाम बल बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने देखा था कि जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो आर स्क्वायर है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो बल है वो आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या के जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर के एक नियतांक होता है जिसका वैल्यू हमने पढ़ा था कि 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ओके, और कैपिटल जी हमने देखा था कि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वाहनों के टायर होते हैं उनकी बाहरी सतह नालीदार क्यों बनाई जाती हैं? तो ये किस लिए बनाई जाती हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होगा? तो पृष्ठ की जो पृथ्वी होती है उसके पृष्ठ से पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है? तो पृथ्वी के द्वारा जो वस्तु पर लगाया गया बल होता है वो उसकी वस्तु के भार के बराबर होता है। ओके, निम्न में से कौन सा दूरी पर कार्यरत बल नहीं है? ओके, ऑप्शन है विद्युत बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल या फिर घर्षण बल। तो हमने देखा था कि जो घर्षण बल है वो दूरी पर डिपेंड करता है। ओके, दूरी पर डिपेंड करता है, लेकिन जो विद्युत बल होता है, चुंबकीय बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, ये तीनों दूरी पर कार्यरत नहीं होते हैं। यानी कि इनको संपर्क में लाना आवश्यक नहीं होता है। इस बल के लिए वस्तु को संपर्क में लाना
आवश्यक नहीं है, जबकि घर्षण बल जो होता है वो एक संपर्क बल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पे पाया जाता है? तो कोई भी पिंड जो होता है उसका अधिकतम भार ध्रुवों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यानी कि जी होता क्या है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। और ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका अधिकतम मान कहाँ पर होता है? तो इसका अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर। ओके, कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो होती है उसका मान अधिकतम होता है। ओके। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले या पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह कैसे अपने कक्ष में संरक्षित रहता है? तो ये किस बल के कारण रहते हैं? केंद्रापसारी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गुरुत्वीय बल जो होती है ये संतुलित रहता है, या केंद्रापसारी जो सेंट्रीफ्यूगल बल गुरुत्वीय आकर्षण को संतुलित करता। ठीक है। और इसी से जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर अनिश्चित कक्षाओं के अंतर्गत चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट है सड़कों पर मोड़ों को किनारे क्यों बनाया जाता है? तो जो सड़कों पे जो मोड़ होते हैं उनको किनारे किनारे जो होती है उन पे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि केंद्राभिसारी बल प्रदान करने के लिए, वाहन जो भी उस पर चलते हैं उनको केंद्राभिसारी बल प्रदान करने हेतु सड़क पर मोड़ों को किनारे ही बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा बल का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे प्रकाश, पेशीय, विद्युत और चुंबकीय बल। तो पेशीय बल हमने पढ़ा था, होता है ये तो बल का ही प्रकार। ओके, बल का प्रकार ही है। और एक होता है विद्युत बल और एक होता है चुंबकीय बल। तो ये तो बल के प्रकार है, लेकिन प्रकाश क्या है? ये तो सूर्य से आने वाली लाइट होती है या विकिरणें होती हैं। ओके। बल का मात्रक आपको ध्यान में रखना है, पाउंडल, न्यूटन और डाइन। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि अगला जो अपना टॉपिक है प्रकाश वाला। ओके, इसको अब अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो प्रकाश वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देन ये बायोलॉजी टॉपिक्स हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रकाश वाले टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।